स्वागत है सभी साथियों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सभी छात्रों के लिए फिजिक्स का ऑल चैप्टर का रिवीजन का, और रिवीजन वो भी फार्मूले का। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीधे सीधे हम लोग कॉन्सेप्टों पर बात करते हैं। अगला आपका 15 से 20 मिनट तक जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक की चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी की जो चीज़ें बचेंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस प्रकार से मैथ का आपको पीडीएफ ज़बरदस्त तरीके से प्रोवाइड करवाया गया है, आपने उन सभी को देखा है, उसी प्रकार से फिजिक्स के पीडीएफ को भी आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से देखकर एग्जाम देने चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आपको मैथ और फिजिक्स के इन दोनों पीडीएफों से मिलने वाले हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की तैयारी आपको ऑलरेडी हर्षित सर ने ज़बरदस्त करवा दिया है आपका बहुत सारी क्लासों के माध्यम से। तो देखते हैं दोस्तों सीधे सीधे मात्रक प्रणालियाँ। तो मात्रक जो होता है आपकी, उसकी 4 प्रणालियाँ होती हैं फिजिक्स में। अगर दोस्तों हम लोग बात करें तब पहली होती है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एमकेएस सीधे सीधे यहीं से समझ लो। एम का मतलब क्या हो जाता है मीटर, के का मतलब क्या होता है हो जाता है किलोग्राम, और एस का मतलब क्या हो जाता है किलोग्राम। ऐसा मात्रक जिसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, वह मात्रक आपका कैसा कहलाता है? यम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड मात्रक कहलाता है। दूसरा जो आपका बात आता है सीजीएस का, सी का मतलब आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, जी का मतलब आपका हो जाएगा ग्राम, और यस का मतलब हो जाएगा आपका सेकंड। मतलब ऐसा मात्रक जिसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में तथा समय को हम सेकंड में मापते हैं, वह मात्रक हमारा कैसा मात्रक कहलाता है? सीजीएस कहलाता है। आपके यहाँ प्रश्न कैसा आएगा? आपके यहाँ कोई भी यूनिट या कोई भी वैल्यू आपको एमकेएस में दे देगा और बोलेगा भैया इस वैल्यू को आप सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करके बताइए। जैसे इसमें आने वाला बहुत फेमस प्रश्न है कि 1 जूल बराबर कितने वर्ग होता है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। ये सारे प्रश्न इस एमकेएस सीजीएस से रिलेटेड बहुत सारे वायरल प्रश्न हैं और बार बार ये ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब साथियों अगर हम बात करें अगली यूनिट हमारी, तो अगली यूनिट हमारी हो जाती है एफपीएस। यह आपका मतलब हो जाता है आपका फुट, जिसमें लंबाई को हम फुट में और द्रव्यमान को हम पाउंड में और यस को हम सेकंड को, समय को सेकंड में नापते हैं, वह हमारा कैसा हो जाता है? एफपीएस हो जाता है। इसका उतना ज़्यादा हमारे यहाँ यूज नहीं है। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? एमकेएस और सीजीएस। एसआई, एमकेएस को ही आप एसआई बोल सकते हैं। एसआई से आपसे प्रश्न पूछेगा कि एसआई का मात्रक, एसआई में किसी कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, मान लीजिए बोल देगा कि आपका वल को आपका एसआई का मात्रक क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक सीरीज ही बना रखा है। उस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी यूनिट का कौन सा मात्रक होता है। उसके पहले कुछ जो महत्वपूर्ण मात्रक आपके लिए जो मूल मात्रक होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा अगर कर लें साथियों। तो मूल मात्रक मूलतः 7 प्रकार के होते हैं। पहला लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? यम से। दूसरा द्रव्यमान, किलोग्राम इसका मात्रक होता है और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपका हो जाता है समय का मात्रक सेकंड और एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ताप का मात्रक केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। और पदार्थ की मात्रा मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हो जाते हैं और मात्रक के कुछ यूनिट हो जाती है। यहाँ तक की चीज़ों में आपने इसको, इन सारी की सारी चीज़ों को आपने पहले पढ़ रखा है। आपको समय समय पर इन सारी चीज़ों का रिवीजन भी अच्छे तरीके से करवाया गया है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होने वाली है साथियों, नहीं होने वाली है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ भौतिक राशियाँ और उन भौतिक राशियों के मात्रकों के मध्य संबंध दिखाने का प्रयास करूँगा। मैंने इसमें यहाँ पर अब आपको अगला लगभग 7 पेज आपको ऐसा मिलेगा इस पीडीएफ फाइल में, जहाँ पर आपको जितने भी मात्रक होते हैं और उन मात्रकों का जो संबंध होता है दूसरे मात्रकों से, उसको यहाँ पर आपको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, आप इसको निश्चित रूप से एक बार देख लेना। आपका प्रश्न पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है और इसी मात्रक वाले कॉन्सेप्ट से आपका आने वाला है।
ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, आप इसको पीडीएफ फाइल से देख लेना दोस्तों। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे मात्रक हैं, सभी के सभी मात्रकों का इसमें समावेश कर दिया गया है। कोई भी ऐसा मात्रक फिर आपका नहीं बचने वाला है जो मात्रक आपसे छूट जाए। तो यहाँ तक तो बात हो गई। यहाँ तक दोस्तों अब आप देखिए प्रेरणिक प्रतिघात तक का हम लोगों ने इसमें मात्रक आपके लिए ऐड कर दिया है कि गलती से भी अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाता है तब आपसे वह छूटे नहीं। अब सबसे मेन बात क्या है, स्मरणीय तत्व क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हम आ गए हैं सदिश और अदिश चैप्टर पर। तो इस चैप्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपका हो जाता है परिणामी r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाता है, सदिश राशि a और b के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसी को हम यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट में रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे r इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी फॉर्मेट पर आपको रख देना है, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। इस पर आधारित दोस्तों आपसे न्यूमेरिकल आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। इसके बारे में कोई शक, समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी भी साथी को, लर्निंग देखे किसी भी प्यारे प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे बच्चे को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर अब हम थोड़ा सा आगे बात करें तो आपसे पूछता है मात्रक किस प्रकार की यह राशि है। इसको भी आप निश्चित रूप से देख लेंगे, सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है और कभी कभी बहुत बार यह भी देखा गया है कि एक से भी ज़्यादा प्रश्न आपका इस सेक्शन से, इस चैप्टर से आपका बन जाता है कि मात्रक किस प्रकार का है, सदिश मात्रक है या फिर आपका क्या अदिश मात्रक है। क्लियर दोस्तों, क्लियर साथियों, ठीक है। इसको आप देख लेना, इसका मैंने आपके लिए पीडीएफ में नहीं ऐड किया है, इसको आपको होमवर्क रहेगा, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल आपका यहाँ से बनता है। आपको कोई एक सदिश मान लेते हैं फोर्स कोई ए दे दिया गया, कोई दूसरा सदिश फोर्स बी दे दिया गया और इसका परिणामी कोई आर दे दिया गया। अब यहाँ पर पूरे के बीच एंगल, तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पूरे के बीच एंगल थीटा दे दिया और ए से मतलब परिणामी से ए तक के बीच का जो एंगल होगा आपका अल्फ़ा दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि बीटा की वैल्यू बताओ। तब यहाँ पर सीधे सीधे दोस्तों यहाँ आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। टेन बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। या फिर अगर आपसे टेन अल्फ़ा की वैल्यू पूछता है तो दोस्तों आप टेन अल्फ़ा की भी वैल्यू बता सकते हो कि बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान से समझ लो और अब यहाँ पर फिगर में आ जाओ दोस्तों। क्या कहेगा आपको, ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा और थीटा दे देगा। तब आप यहाँ से परिणामी निकाल सकते हो। फिर आपसे पूछेगा कि परिणामी से ए के बीच का एंगल बताओ, परिणामी से ए के बीच का एंगल बताओ। तब दोस्तों हम इसको मान लेंगे कि परिणामी से ए के बीच का जो एंगल होगा अल्फ़ा हो जाएगा। फिर टेन अल्फ़ा का जो सूत्र यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, इसी पर रख देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बी का मान आपको दिया होगा, ए का मान दिया होगा, सीधे सीधे सूत्र पर रख देना है। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बी का परिणामी से एंगल पूछ ले तो उसको भी आसान तरीके से आप बता सकते हैं, उसको भी आप आसान तरीके से साथियों निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रश्न यकीन मान के चलिए आपसे बनता है प्रश्न और आपसे भी इस बार भी यहाँ से प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेज है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद गति का चैप्टर आ जाता है आपके पास। गति के मूलतः 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियमों का प्रयोग करके आपको न्यूमेरिकल लगाने को आएगा, ये 100% आपको मान के चलना है। इन तीनों नियमों पर आधारित आपके लिए न्यूमेरिकल आएगा, इसको आप मान के चलिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों आपसे क्या कहेगा, दूसरी चीज़ आपसे एक और इसमें होता है टी वे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र भी आपसे पूछता है। तो साथियों टी वे सेकंड में चली गई दूरी पर आधारित अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो उसका भी सूत्र मैं आपको यहाँ पर आपको आपके नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2t माइनस 1। पहला सूत्र v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने इन सभी सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल आपको करवाया है। आपने नहीं देखा तो चैनल के लाइव वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए या फिर आप वीडियो में जाकर के देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से साथियों मिल जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि हाँ बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल पर आधारित। इस सूत्र की अगर हम दोस्तों बात करें थोड़ा सा भी तो टी वे सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाती है आपकी एस एन, यू क्या हो जाता है प्रारंभिक वेग, ए क्या हो जाता है त्वरण, टी क्या हो जाता है जिस सेकंड में आपसे दूरी पूछ रहा है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो एन की यहाँ पर टी की वैल्यू आपको 5 रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है। उसके बाद इन चारों सूत्रों को अगर हम एक जगह पर समायोजित कर दें तब आपका बन जाता है वी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस और यहाँ पर प्लस, इधर प्लस है आपका, इधर माइनस,
ये तो हो गया मूल कॉन्सेप्ट, और ये हो जाता है जब गति में मंदन हो या कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तब हम माइनस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फिर बात आती है संवेग का। संवेग क्या हो जाता है P। संवेग को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं P से। P इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू बी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि संवेग सदिश मात्रक है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जिन साथियों को पता रहेगा, जिन साथियों ने पढ़ा है, वो साथी इसको बहुत आसान अच्छे गजब तरीके से बता सकते हैं कि सर जो संवेग होता है, संवेग हमारी एक सदिश राशि होती है। फिर आपसे पूछेगा कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है m का मात्रक क्या हो जाता है किलोग्राम, और v का मात्रक, v क्या है चाल है, चाल का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फिर दोस्तों इसके बाद आपसे कोणीय संवेग के बारे में पूछ सकता है। कोणीय संवेग इज इक्वल टू आपका हो जाता है एल इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है आपका जड़त्व तो आघूर्ण होता है, और ओमेगा क्या हो जाता है आपका, ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे बीमा भी पूछ लेता है। बीमा के लिए भी आप एक बार अपना किताब खोल लेना। अपने किताब में जितनी भी राशियां मैंने आपको ऊपर अभी PDF में दिखाया है, उन सभी राशियों को आपको बीमा एक बार चेक कर लेना है। यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सभी साथियों से यह निवेदन रहेगा, आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा के बाद, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे अगर हम फोर्स वाले चैप्टर में, तो ये सूत्र तो आपको सभी को पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन यहाँ से जो आपका सूत्र बनता है वो पूछेगा कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछता है। तो चलिए फटाफट सभी साथी इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे कि बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बल का आपको MKS पद्धति में मात्रक बताना है। ये जो हम लोग न्यूटन देखते हैं ये तो हो गया आपका SI में, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपसे पूछूं तो आपको बताना है कि बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी साथियों का नीचे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर दोस्तों। PDF आपको टेंशन मत लो, PDF आप सभी को ये पूरा का पूरा PDF जो कि लगभग 30 पेज की PDF है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर आ जाता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, अगर कोई भी दो पिंड m1 और m2 हैं तो इनके बीच की अगर दूरी r है तो इनके बीच जो बल लगता है वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जब इस पूरे को हम ऐड कर देते हैं तो अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है एफ यहाँ पर आपको मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है g, और g को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछते हैं। इस g से प्रश्न आपका बनता है। इस g का मात्रक पूछता है आपसे, इस g का मान आपसे पूछता है। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जी से अगर पूछेगा कि जी क्या है तो आपको बताना है सर जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और पूछेगा कि जी का मान क्या होता है तब आपको क्या बताना है 6.67 गुणे 10 की घात -11, और इसके साथ मात्रक अगर आपसे पूछता है तो जी का जो मात्रक होता है आपका हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो सीधे सीधे अगर यहाँ से जी की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो आर का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर नीचे m1 इंटू m2 हो जाएगा। जी का मात्रक आपको निकालना है, एफ का मात्रक न्यूटन हो गया, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, अपान यम क्या है आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। आप आसान तरीके से मात्रकों को याद ना करके उसका कॉन्सेप्ट भी अगर समझ लेते हैं तब भी आप आसान तरीके से सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जी का मान, जी का मात्रक, जी क्या है क्लियर हो गया हो तो एक बार सभी साथी नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप करेंगे और बताएंगे हाँ जी सर यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल सटीक हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है, जिंदाबाद है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा चीज़ क्या आता है आपका विद्युत चुंबकीय बल का आ जाता है। और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें तो आपको क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 म्यू I1 इंटू I2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान देना है जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो केवल और केवल आकर्षण का बल होगा, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल होगा वो आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण का दोनों का हो सकता है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछता है कि चुंबकीय बल किस प्रकार का बल है, आपको नीचे ऑप्शन में दे देगा आकर्षण का,
प्रतिकर्षण का, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है आपका, वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल उसमें लगता है। और बात करें अगर गुरुत्वाकर्षण बल की, यफ की, तो गुरुत्वाकर्षण बल यफ जो होता है वो केवल और केवल आपका आकर्षण का बल होता है। उस पर केवल और केवल साथियों, मित्रों, आपका आकर्षण ही काम करता है। इसके अलावा उस पर कोई भी अन्य प्रकार की और कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर साथियों? चलिए, मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद साथियों। अब आगे कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहेगा? आगे का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है, सर्पी या गतिज घर्षण का। तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि लोटनिक घर्षण को आप समझ सकते हैं कि तरल घर्षण वह घर्षण होता है जो गैसों तथा द्रवों में कार्य करता है, और वह अज्ञात हो कि चरम घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल दोनों स्पर्श में सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होते हैं। आपसे पूछता है कि घर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वस्तु की प्रकृति पर। तो क्षेत्रफल से हमेशा स्वतंत्र होता है। जो स्पर्श सतह होगी उस स्पर्श सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में बहुत बार। क्लियर साथियों? चलिए, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। अब आगे आप केंद्रीय बल के बारे में पूछेगा। तो अभी केंद्रीय बल क्या होता है? वह बल जो सेंटर की तरफ लगता है, वह बल जो केंद्र की तरफ लगेगा, वह आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो mv²/r, या अगर आप इसको कोणीय वेग के रूप में और कोणीय त्रिज्या के रूप में अगर आप इसको परिवर्तित करेंगे तब आपको हो जाता है mr ओमेगा स्क्वायर। mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका? यह क्या हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल। ये तो हो गया सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो आपका अभिकेंद्रीय हो गया। और केंद्र से बाहर की तरफ दोस्तों जो बल लगेगा वह आपका अपकेंद्रीय बल हो जाता है। अपकेंद्रीय बल क्या काम करता है? यह केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। अपकेंद्रीय बल का आपसे अनुप्रयोग पूछता है कि अपकेंद्रीय बल का प्रयोग कहाँ होता है? तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम अगर अपने हाथ में कोई रस्सी लेकर के घुमाते हैं और घुमा करके ऊपर अचानक से छोड़ देते हैं तो रस्सी दूर तक जाती है, यह किसका उदाहरण होता है? तो यह भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। तो दोस्तों इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इस PDF फाइल में मिल जाएंगी, और ये PDF फाइल आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है वह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी की चीज़ें आपको क्या कर लेना है? रिवीजन कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, बहुत बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। क्लास को कर देते हैं यहीं पर एंड साथियों। हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर। अब आप पेपर देंगे, पेपर के बाद बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और कम से कम सभी साथी पाँच क्वेश्चन सभी साथी पेपर देने के बाद हमें निश्चित रूप से शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080124783 पर। आप सभी साथियों ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है लर्निंग डे परिवार को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।